प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक नया टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं। वो है इटली में फासीवाद, फासिज्म जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। आप जानते हैं लगभग उसी समय जर्मनी में नाजीवाद था, इटली में फासीवाद। दो बड़े अधिनायक जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी। इटली में 1860 में प्रजातंत्र की स्थापना हो गई थी। ये इटली के एकीकरण के माध्यम से आप जानते हैं। परंतु वहाँ जनतंत्र की यानी कि प्रजातंत्र की जड़ें कभी दृढ़ नहीं हो पाई। इटली की लोकतंत्रीय सरकार प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो परिस्थिति पैदा हुई उसका सामना नहीं कर पाई और 4-5 वर्ष में उसका पतन हो गया। परिणाम स्वरूप इटली में अधिनायक तंत्र स्थापित हुआ और मुसोलिनी के नेतृत्व में वहाँ पर एक फासिस्ट सरकार, जिसको फासीवाद हम कहते हैं, वो वहाँ पर स्थापित हुई। जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था विद्यार्थियों, यदि आपको घटनाएं याद हों तो इटली पहले उसमें तटस्थ रहा था, उसने भाग नहीं लिया। परंतु 1 वर्ष के उपरांत साम्राज्य विस्तार की लालसा के कारण इटली ने युद्ध में सम्मिलित होने का निश्चय किया। इसको इटली की गिदड़ नीति कहा गया विद्यार्थियों, क्योंकि मौके की तलाश में था। युद्ध प्रारंभ हो जाने पर वह यह देखता रहा कि किस पक्ष की विजय होने की संभावना है। इसका पूर्ण विश्वास होने पर ही वह तैयार हुआ। 1882 में इटली ऑस्ट्रिया और जर्मनी के साथ त्रिराष्ट्र मैत्री में सम्मिलित हुआ था, परंतु ऑस्ट्रिया तथा जर्मनी दोनों ही उसके विरोधी थे। इटली अपने इटालियन लैंग्वेज के जो एरियाज हैं उनको ऑस्ट्रिया से मुक्त करवाना चाहता था, और फ्रांस में अफ्रीका में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना भी करना चाहता था। इटली के इन उद्देश्यों की पूर्ति में ऑस्ट्रिया और जर्मनी दोनों उसके विरोधी हो गए। इसका इटली में बड़ा एक डिप्रेशन हुआ, अनरेस्ट हुआ, असंतोष पनपा। मित्र राष्ट्रों ने इटली के इस असंतोष से लाभ उठाकर उसे 1915 में मित्र राष्ट्रों ने इटली के इस असंतोष का लाभ उठाया और 1915 में एक लंदन में उससे गुप्त संधि कर ली। और प्रथम महायुद्ध में जो इटली है उसको दक्षिणी मोर्चे पर ऑस्ट्रिया का मुकाबला करने का कार्य सौंपा गया, परंतु अक्टूबर 1917 में ऑस्ट्रिया की सेना ने उसे बुरी तरह पराजित कर दिया। यद्यपि इंग्लैंड और अमेरिका की सहायता से इटली को महायुद्ध में विजय मिल गई, परंतु इटली वासियों में विजय के प्रति कोई उत्साह नहीं था। इसके अतिरिक्त महायुद्ध का हिस्सा बनने के पश्चात पराजित शत्रुओं की जो प्रदेश के लूट के विभाजन का जो सौदा हुआ, उसमें भी उनको बहुत उम्मीद से बहुत कम मिला। और इटली के लोग इसमें फेलियर मानते थे सरकार का, डिप्लोमेसी का। इस अवसर का लाभ उठाता है मुसोलिनी और वो वहाँ पर सरकार के खिलाफ बोलना शुरू करता है और स्वयं वो मजबूत होकर उभरता है। यदि हम फासीवाद के कारणों की बात करें तो पहला कारण तो विद्यार्थियों अभी जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद की संधियों से इटली में निराशा। प्रथम विश्व युद्ध में साम्राज्य विस्तार के लाभ से जर्मनी और ऑस्ट्रिया को छोड़कर मित्र राष्ट्रों की ओर से
इटली में मित्र राष्ट्रों की ओर से सम्मिलित हुआ था इटली। पहले वो जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ था, लेकिन कुछ समीकरण ऐसे बने कि संधि हो गई मित्र राष्ट्रों के साथ और उनकी तरफ से इसने भाग लिया। मित्र राष्ट्र विजयी थे, परंतु इटली वासियों को यह अनुभव हुआ कि वे जीत कर भी हार गए। प्रथम महायुद्ध में इटली ने जनधन की भारी हानि उठाई। इस युद्ध में उसके 7 लाख सैनिक मौत के मुंह में चले गए, 10 लाख सैनिक घायल हुए। इसके अतिरिक्त उसने 12 अरब डॉलर युद्ध में खर्च किए और उसकी 3 खरब डॉलर की संपत्ति नष्ट हो गई। इतना नुकसान हुआ और इटली वासियों को अब यह उम्मीद थी कि युद्ध के पश्चात जो संधि हो रही है, वर्साई संधि हो रही है और पेरिस में जो संधियां हो रही हैं, उसमें उनको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। परंतु यहाँ जो संधियां हुई और पराजित राष्ट्रों के प्रदेशों की जो लूट का विभाजन हुआ, उसमें इटली को निराशा हाथ लगी। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली के प्रधानमंत्री ऑरलैंडो ने 1915 की संधि के अनुसार अपनी मांगें प्रस्तुत की, परंतु अमेरिकन राष्ट्रपति विल्सन ने लंदन की संधि को अस्वीकार कर दिया। परिणाम स्वरूप इटली को दक्षिणी टिरोल, ट्रेटिनो, डालमेशिया के तट का कुछ भाग मिला और उस पर संतोष करना पड़ा। उसका अफ्रीका में जो प्रादेशिक विस्तार का ख्वाब था, बाल्कन प्रायद्वीप, वो सब चकनाचूर हो गए। और ये जो पेरिस के शांति सम्मेलन में हुआ, इटली के देशभक्तों में निराशा और असंतोष व्याप्त हुई सरकार के खिलाफ। आर्थिक असंतोष की बात करते हैं। प्रथम महायुद्ध के कारण इटली की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई थी। उसे अपनी सेना तथा युद्ध सामग्री पर बहुत धन व्यय करना पड़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप उस पर ऋण का भार बहुत बढ़ गया। इतिहासकार सोविल लिखता है कि सिक्के का जो मूल्य है बहुत जल्दी गिर गया, यानी कि मुद्रा का अवमूल्यन हो गया। व्यापार, वाणिज्य, उद्योग सब अस्त व्यस्त हो गए। जीवन का खर्चा बढ़ गया। नगरों, शहरों में, गांवों में भूख और बेकारी बढ़ गई। इसके अलावा घरेलू और विदेशी बाजारों की स्थिति भी संतोषजनक नहीं रही। शहर और गांव लुटेरों के अड्डे बनने लगे, परंतु सरकार अव्यवस्था को दूर करने में नितांत असफल रही। एक और तो असंतोषजनक संधि के कारण राष्ट्र हतोत्साहित बना था, दूसरी ओर इस आर्थिक संकट ने उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। फलस्वरूप देश में सर्वत्र सामाजिक एवं नैतिक अशांति की ज्वाला भड़क उठी। बात करते हैं समाजवाद का जोर जो वहां पर हुआ और उससे जो अराजकता पैदा हुई। जब देश में निराशा, दुर्दशा का वातावरण इटली में व्याप्त हो गया, तो वामपंथी दलों, समाजवादियों, साम्यवादियों, अराजकतावादियों, इन सबको उत्पात मचाने और अपने अपने एजेंडे का प्रचार करने का मौका मिल गया। तो रूस में तेजी से फैलने वाली बोल्शेविक विचारधारा का इटली पर भी प्रभाव बढ़ने लगा। मध्यम वर्ग के बेरोजगार लोगों और कारखानों के मजदूरों में साम्यवादी विचारधारा का व्यापक प्रचार हो रहा था। संसद के नवंबर 1919 के सामान्य निर्वाचन में समाजवादियों को उल्लेखनीय सफलता मिली। उन्हें लोकसभा में 574 में से 156 स्थान प्राप्त हुए। लोकसभा के अंदर समाजवादी वर्तमान सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करने लगे और बाहर अनेक प्रकार के
हड़ताल, धरने, प्रदर्शन, उत्पात मचाने लगे। समाजवादियों ने सरकार की दुर्बलता का लाभ उठाते हुए कारखानों के मजदूरों को भड़काने का कार्य, उन्हें हड़ताल के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य, तोड़फोड़ करने का कार्य, विनाशकारी कार्य, ये सब प्रारंभ कर दिए। रेल और डाकखानों में हड़तालें होने लगी। 1920 तक मजदूरों ने लगभग 100 कारखानों पर अधिकार कर लिया था और वे स्वयं उसका संचालन करने लगे। इसी प्रकार किसानों को भड़काते हुए उन्हें जमींदारों से भूमि छीन लेने के लिए अपील, आह्वान, मोटिवेशन होने लगा। इस प्रकार इटली में समाजवादियों के कारण देश का वातावरण अराजकतापूर्ण बना हुआ था। लोगों का धन और जीवन सुरक्षित नहीं था। अमीर और उद्योगपति बड़े चिंतित थे और वे साम्यवाद के आतंक से मुक्त पाना चाहते थे और इसके लिए किसी नई व्यवस्था के पक्ष में थे। ऐसी डामाडोल स्थिति में फांसीवादी दल का नेता मुसोलिनी लोगों की आशाओं का केंद्र बना, जिसने इटली के अपमान और आर्थिक असंतोष और अराजकता को समाप्त करने का मुख्य कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। अब लोग मुसोलिनी की तरफ देख रहे थे। बात करते हैं राष्ट्रवादियों का असंतोष। एक ओर तो वामपक्षीय लोग देश में अराजकता फैला रहे थे, तो दूसरी ओर देशभक्त और राष्ट्रवादी विचारों के लोग भी इटली की लोकतंत्रीय सरकार से नाराज थे। फ्यूम का प्रदेश न मिलने से उग्र राष्ट्रवादियों में तीव्र आक्रोश था। परिणाम स्वरूप सितंबर 1919 में सैनिक कवि दान जीनियो के नेतृत्व में राष्ट्रवादियों ने पेरिस शांति समझौते तथा स्वयं इटली की सरकार की अवहेलना करते हुए फ्यूम पर अधिकार कर लिया। यह बहुत बड़ी बात थी विद्यार्थियों, और वहां अपनी स्वतंत्र सरकार स्थापित कर ली। दानजियो की वीरता से इटलीवासी बहुत प्रभावित हुए। इस परिस्थिति का लाभ उठाकर फासिस्ट दल ने यह कहना शुरू कर दिया कि लोकतंत्रीय सरकार की दुर्बलता के कारण ही इटली वासियों को फ्यूम से वंचित होना पड़ा। इससे अनेक सैनिक, उग्र देशभक्त, फासिस्ट पार्टी जो फांसीवादी दल है उसमें सम्मिलित होने लगे और इससे फांसीवादी दल की शक्ति में बहुत वृद्धि हुई और वहाँ की लोकतंत्रीय सरकार जो कि समस्त मोर्चों पर विफल थी, वो लोगों के आंखों की किरकिरी बन गई। बात करते हैं सरकार की अकर्मण्यता की। इटली की जनता वर्साय की अन्यायपूर्ण संधि की घोर विरोधी थी। इसके अतिरिक्त आर्थिक असंतोष, अशांति और अराजकता के वातावरण के कारण भी जनता में तीव्र असंतोष था। परंतु तत्कालीन सरकार ने इस असंतोष को दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। सरकार की दुर्बलता का प्रमुख कारण यह था कि लोकसभा में अनेक राजनीतिक दल थे जिनके नेता देश की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयत्न करने के स्थान पर मिश्रित मंत्रिमंडल बनाने और सत्ता अपने हाथों में बनाए रखने में ही अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति व्यतीत करते रहते थे। उदारवादी, सोशल डेमोक्रेटिक और कैथोलिक पॉपुलर नामक राजनीतिक दल शांतिप्रिय और गणतंत्रवादी थे, परंतु ये आपस में एक दूसरे का विरोध करते रहते थे और इस कारण वे उग्रवादियों का मुकाबला नहीं कर सके। तो ये सरकार की जो अकर्मण्यता थी उसके कारण साम्यवादियों का प्रभाव बहुत बढ़ गया और देश में शांति, गृह कलेश, अराजकता का वातावरण बन गया। ये सारी जो परिस्थितियां हैं मुसोलिनी के पक्ष में थी और मुसोलिनी ने इन सारी परिस्थितियों का लाभ उठाया।
बात करते हैं मुसोलिन की। मुसोलिन का जन्म 1883 में उत्तरी इटली के रोमानिया नामक गांव में हुआ था। उसके पिता लुहार थे, क्रांतिकारी विचारों के थे। अतः मुसोलिन बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों के प्रभाव में आ गया। मुसोलिन की माता अध्यापिका थी, जिसके कारण वह पढ़ाई लिखाई की और प्रारंभिक स्कूल में एक टीचर हो गया। इसी समय उसने सोशल डेमोक्रेटिक दल के जो लोग हैं उनसे अपना संबंध स्थापित किया और यूनियनों की स्थापना करना, हड़तालों में भाग लेना, उनको मोटिवेट करना, ये शुरू कर दिया। इसके बाद वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड गया, जहां वह कारीगर का काम करते हुए मजदूर संघों की स्थापना में लग गया और बाद में एक समाजवादी समाचार पत्र का संपादन भी उसने किया। शीघ्र ही स्विट्जरलैंड सरकार की आज्ञा से मुसोलिन को स्विट्जरलैंड छोड़ना पड़ा और वह इटली वापस आ गया। इटली लौटने पर भी उसने क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखीं, जिसका परिणाम यह हुआ कि 1908 में उसको जेल में डाल दिया। जेल से मुक्त होने के बाद वह ट्रेंट चला गया, परंतु ऑस्ट्रिया की सरकार की आदेश के बाद उसे ट्रेंट भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि वहाँ भी उसने अपनी गतिविधियां जारी रखी और वहाँ उसने कहा कि ट्रेंट को इटली में शामिल करना चाहिए और वहाँ उसने ये मूवमेंट शुरू कर दिया, तो ऑस्ट्रिया की सरकार ने निकाल दिया। स्वदेश लौटने पर वह एक पत्रकार का काम करने लगा और 1912 में इटली के प्रमुख समाजवादी जो पत्र है अवंती, उसका वो संपादक बन गया। से इस अगले व्याख्यान में बहुत बहुत धन्यवाद।